वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं दीपा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक विच इज़ कॉल्ड क्लोजेस। तो अब मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप क्लोजेस इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगी आपको कि आप बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसमें डिफरेंट ये है कि क्लोजेस के हम टोटल 3 लेसन या 3 वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम आज के लेक्चर में जो कि हमारा पहला लेक्चर है क्लोजेस का, हम क्लोजेस से रिलेटेड कुछ बेस वर्क समझेंगे। उसकी कुछ जो हमें चीज़ें क्लोजेस पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो कि उसके लिए थोड़ा सा फाउंडेशन या नींव का हम काम करेंगे कि वो कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे, कुछ बातों को हम समझेंगे और उसके बाद हम क्लोजेस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्लोजेस के इंट्रोडक्शन की वीडियो है कि हमें क्लोजेस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्लोजेस होते क्या है। व्हाट इज क्लोजेस? क्लोजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेंटेंस हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लोज। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह देखा होगा। सेम चीज़ ही है कि एक सेंटेंस का जो ग्रुप होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक विच आई बॉट येस्टरडे। अब इसमें 2 क्लोजेस हैं। अब हम ये कैसे जानेंगे कि 2 क्लोजेस हैं? पहला सेंटेंस देखिए, दिस इज द बुक, ये एक बुक है। इसमें इज जो है वो वर्ब है और बुक जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसका मतलब ये एक क्लॉज हो गया। विच जो है हमारा कंजंक्शन है। मैंने आपको एक कंजंक्शंस कराया था पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो में। तो अगर आप कंजंक्शन के वीडियो को देख करके फिर क्लोजेस को पढ़ना शुरू करेंगे तो क्लोजेस को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो विच एक कंजंक्शन है। उसके बाद दूसरा क्लॉज आता है, दैट इज आई बॉट येस्टरडे, विच आई बॉट येस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो अब इसमें विच जो है हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और बॉट जो है हमारा वर्ब का काम कर रहा है। तो फिर से एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब ये दूसरा क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा जिस भी सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो क्लॉज कहलाएगा। और एक ही सेंटेंस में एक क्लोज, 2 क्लोज या 3 या 4 क्लोज भी हो सकते हैं। आइए इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, व्हेन आई रीच्ड द प्लेस, जब मैं उस जगह पे पहुंचा, तो इसमें आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रीच्ड हो गया हमारा वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, इसका मतलब क्लॉज बन गया। अब दूसरी लाइन दूसरा पार्ट देखते हैं, लाइन तो नहीं, पार्ट, क्योंकि ये सेंटेंस तो एक ही है। तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वेयर आई लेफ्ट माई बैग। अब इसमें आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया और लेफ्ट क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो एक और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, इसका मतलब ये दूसरा क्लॉज हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, आई फाउंड। आई जो है सब्जेक्ट है, फाउंड जो है वो वर्ब है, तो ये भी एक छोटा सा क्लॉज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इट वॉज नॉट देयर। ठीक है, दैट जो है हमारा कंजंक्शन है, इट जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज जो है हमारा वर्ब हो गया। तो फिर से सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो इसका मतलब ये भी क्लॉज हो गया। तो अब अगर हम इस पूरे सेंटेंस में देखें, when I reached the place where I left my bag, I found that it was not there. जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां मैंने अपना बैग छोड़ा था, तो मुझे पता चला कि वो वहां पे नहीं है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में हमने देखा कि 4 क्लॉज हैं, क्योंकि हमारे को 4 बार सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला। पहला क्लॉज व्हेन आई रीच द प्लेस, दूसरा क्लॉज वेयर आई लेफ्ट माई बैग, तीसरा क्लॉज आई फाउंड, चौथा क्लॉज दैट इट वॉज नॉट देयर। ठीक है, तो इससे अब हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि इट मीन्स दैट नंबर ऑफ क्लोजेस इन द सेंटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। मतलब कि एक सेंटेंस में कितने क्लोजेस हैं वो निर्भर करता है कि एक सेंटेंस में कितनी वर्ब है। ठीक है, अब आप देखोगे मैंने यहाँ सिर्फ वर्ब लिखा है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लॉज होता है लेकिन उसका ना सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन नहीं होता है। सब्जेक्ट के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं आगे वाले क्लॉज पे, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। बात तो उसमें सब्जेक्ट की ही हो रही है ना। तो इसलिए बेसिकली अगर आपको ये जानना हो सिर्फ कि इस पूरे सेंटेंस में
कितने क्लोजेस हैं, तो वो हम देखेंगे नंबर ऑफ वर्ब। लेकिन क्लॉज तभी पूरा होता है जब वहां पे सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अब वो सब्जेक्ट जो है आगे वाले क्लॉज में हो सकता है, पीछे वाले में नहीं, ठीक है। मतलब पीछे वाला क्लॉज आगे वाले क्लॉज पर डिपेंडेंट हो सकता है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये आपको मेरे आगे आने वाले लेसन्स में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि क्लॉज जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और हम ये जान सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर क्लॉज में सेंटेंस क्लियरली दिखाई दे, वो आगे वाले क्लॉज में भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ क्लॉजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, subject is sometimes not there in the clause as it may be in the other dependent clause, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। so number of clauses is equal to number of verb in the sentence, ठीक है दोस्तों। तो आप आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब इसको समझाने के लिए कि सब्जेक्ट कैसे होता है डिपेंडेंट पे, कैसे नहीं होता, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। Where she lives is known to me, ठीक है। अब देखिए वेयर शी लिव्स में हमारे पास शी जो है सब्जेक्ट हो गया, लिव्स जो है हमारे पास वर्ब हो गया। अब दूसरा जो क्लोज है उसमें देखिए इज जो है वर्ब है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है इस क्लोज का, अब आप देखेंगे इज नोन टू मी। कौन है नोन आपको, शी, जो कि है आगे वाले क्लॉज में। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सेकंड क्लॉज है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट इस क्लॉज में नहीं है, इसका सब्जेक्ट आगे वाले क्लॉज में है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ क्लोजेस इन द सेंटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज हुआ वेयर शी लिव्स, दूसरा क्लॉज हुआ इज नोन टू मी, ओके। पर अभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको इस स्लाइड से अपने दिमाग में बिठानी है, दैट इज कि जो क्लोज होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और नंबर ऑफ क्लोजेस इन द सेंटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब। ऐसा क्यों, ये मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट जो है वो आगे वाले सेंटेंस में हो सकता है। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्लॉजेस क्या है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम अब अपने अगली स्लाइड पे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब आप कहेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्यों जानने की जरूरत है हमें क्लॉजेस पढ़ने के लिए। अगर हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस जानेंगे तो क्लॉजेस को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस वो नहीं है जो मैंने आपको पहली वीडियो में कराया था। उसमें मैंने आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस कराए थे। ये 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि ये मुझे आपको क्लॉजेस के टॉपिक के थ्रू पढ़ाने थे। तो अब हम 3 तरीके के सेंटेंस पढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। If there is only one verb in the sentence, then there is no clause in the sentence. It is just a simple sentence. मतलब कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो क्लॉज नहीं है, वो तो एक साधारण सा वाक्य है। जैसे कि आप देखेंगे राम इज टॉल, एक सिंपल सा सेंटेंस है ना कि राम लंबा है। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है इज, तो इसका मतलब ये क्लॉज नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं, when two sentences are connected with coordinating conjunction then it is called कंपाउंड सेंटेंस। मतलब जब दो सेंटेंसेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू ऐड कर देते, जोड़ देते हैं, तो वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसीलिए मैंने आपको कहा कि क्लॉजेस पढ़ने से पहले कंजंक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने कंजंक्शन नहीं पढ़ी है तो मेरी पार्ट ऑफ स्पीच की 3rd वीडियो में कंजंक्शंस के बारे में अच्छे से इलैबोरेट किया गया है, आप उसको वहां पे जा करके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट है पूरी एक पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें आपको लास्ट वीडियो दिख जाएगी और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी। तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, आशा फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। आशा ने अपना काम खत्म किया और वो खेलने चली गई। अब ये जो एंड है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसको हम
कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, सिंपल। तीसरे टाइप का सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? When two sentences are connected with subordinating conjunction, then it is called complex sentence. जब हम दो sentences को subordinating conjunction से जोड़ देते हैं तो वो complex sentence कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, she asked me when will I study। पहला सेंटेंस हो गया, उसने मुझसे पूछा। दूसरा हो गया, मैं कब पढ़ूंगी। और वो जुड़ा किससे है? वो जुड़ा है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से। ठीक है, तो जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा वो तो हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा वो हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस तो हमें आराम से पता ही है, अगर एक ही वर्ब है, छोटा सा सेंटेंस है, तो वो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो क्लॉजेस के लिए हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर नॉलेज होती है तो थोड़ा आसान हो जाता है समझना। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम क्या पढ़ रहे हैं? अगली स्लाइड पे हम पढ़ रहे हैं कि एक सेंटेंस, फ्रेज या क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फ्रेज ही क्लॉज है या सेंटेंस ही क्लॉज है या क्लॉज ही सेंटेंस है। तो इसलिए हम इन तीनों चीजों को छोटा छोटा समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। ठीक है, क्लॉज तो जैसे हमने पहली स्लाइड पे पढ़ाया आपको कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस हैविंग मैंडेटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। जैसा कि आपको बताया, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूरी होना चाहिए। मैंडेटरी मतलब जरूरी, आपके लिए एक इंग्लिश की वोकैबुलरी का ये वर्ड बन सकता है, जरूरी, मैंडेटरी। ठीक है, तो जहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पक्के से है और ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, वो क्लॉज कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो क्लॉज नहीं है, वो सिंपल सेंटेंस है। नंबर ऑफ क्लॉजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम सबको पता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपने आप में एक मीनिंग निकल रहा है, या जिसको आप कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, वो हो गया हमारा सेंटेंस। एग्जाम्पल, राम इज स्लीपिंग। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। फ्रेजेस आर डिपेंडेंट अपॉन समथिंग, सब्जेक्ट और वर्ब फॉर इट्स मीनिंग। वो अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं या तो वो वर्ब पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेजेस कहलाते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इज स्लीपिंग, ये एक फ्रेज है, वो सो रही है। ठीक है, लेकिन कौन सो रही है? सब्जेक्ट तो नहीं है ना इसमें, तो इसीलिए ये फ्रेज है। इसी तरीके से ये देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल देके समझाया कि राम उसमें मिसिंग था ना, राम सब्जेक्ट, राम था हमारा सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग एक फ्रेज हो गया। तो ये हो गया कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, वो फ्रेज होता है। तो तीन चीजें पढ़ी हमने। क्लॉज हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। सिंपल से सेंटेंस को जिसमें कि एक ही वर्ब है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं होता है, जो अपने मीनिंग के लिए सब्जेक्ट या वर्ब पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी। इसमें क्या पढ़ी? पहला, क्लॉज क्या होता है। दूसरा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक वर्ब होती है, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कि दो सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये डिफरेंस कर लिया हमने सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेस के बीच का। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ते हैं कि कितने तरीके के क्लॉजेस हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ कि जो आगे आने वाली दो वीडियोस में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। हम अब करेंगे टाइप ऑफ क्लोजेस, कितने तरीके के क्लोज होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। उनका दूसरा नाम क्या है प्रिंसिपल क्लोज का? इंडिपेंडेंट क्लोज। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज ही कहते हैं। पर उसमें क्या अंतर होता है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। और फिर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेस को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज एंड सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लोजेस का। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो धीरे धीरे पिछली एक एक स्लाइड पे जाइए और अच्छे से इसको धीरे धीरे समझिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, परक्विजिट फॉर क्लॉजेस। परक्विजिट देखिए, ये आपके लिए वोकैबुलरी का एक वर्ड बन सकता है। परक्विजिट मतलब
क्लॉजेस से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब पहले की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्लॉजेस से पहले अगर आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लॉजेस अच्छे से समझ आ जाएंगे, जो कि मेरी पार्ट ऑफ स्पीच की लेसन नंबर 3 की वीडियो में अवेलेबल है। फुल प्लेलिस्ट है पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें लेसन 3 आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी है मेरी पूरी, सारे टेंसेस की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाके कोई भी ग्रामर का टॉपिक उठा सकते हैं और उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो लेक्चर में क्लॉजेस का लेसन नंबर 2, जिसमें कि हम टाइप ऑफ क्लॉजेस पढ़ेंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को, सिर्फ इंट्रोडक्शन और क्लोजेस पे फोकस कीजिए। और हाँ, जाने से पहले आपको फिर से बोलती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और आप भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ और मोटिवेट मी सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर गुड वीडियोज़ फॉर यू। सो सी यू सून, बाय बाय।